Hello everyone. Welcome to the next lecture of पॉलिटी. इस लेक्चर में हम लोग पार्लियामेंट टॉपिक का रिविजन करने वाले हैं. ये बेसिकली जो टॉपिक है वो 2 लेक्चर्स में डिवाइडेड रहेगा. इस लेक्चर में पर्टिकुलरली मैं आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 100 तक के आर्टिकल्स का रिविजन करेंगे. लेट्स बिगिन. ओके, सबसे पहले तो आर्टिकल 79 देखते हैं क्या कहता है. आर्टिकल 79 हम बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन क्या है. जैसे अगर मैं इस हायरार्की देखते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, बस ख़त्म, यही पार्लियामेंट है. प्रेसिडेंट को क्यों हम पार्लियामेंट का हिस्सा बोलते हैं, जबकि जो प्रेसिडेंट है उनको तो हम लोग वैसे भी डी ज्यूरो हेड बोलते हैं. ये एक तरीके से नॉमिनल हेड टाइप के होते हैं, ये रियल हेड नहीं होते. तब भी हम इन्हें पार्लियामेंट का हिस्सा इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ ये है कि बिना प्रेसिडेंट के आप कोई भी लॉ ऑर्डिनेंस अगर लाना है, लागू करना है, तो बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के नहीं हो सकता. दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. देन इज़ राज्यसभा. राज्यसभा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपर हाउस के नाम से जानते हैं. लोकसभा को हम लोग साइमल्टेनियसली लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस के नाम से जानते हैं. राज्यसभा वो सेकंड चेंबर हाउस है और लोकसभा फर्स्ट चेंबर हाउस है. ठीक, राज्यसभा जो है वो हाउस ऑफ एल्डर्स है. ठीक, और लोकसभा जो है वो हाउस ऑफ पीपल है. कहीं कहीं आपने काउंसिल ऑफ स्टेट करके टर्म्स भी सुना होगा. कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ स्टेट करके टर्म का बहुत इस्तेमाल किया गया है, वो राज्यसभा को इंडिकेट करता है. 1954 में क्या हुआ था कि पहले 1954 से पहले जो था वो हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से लोकसभा और राज्यसभा जाने जाते थे. बट उसके बाद क्या हुआ कि लोकसभा हिंदी नाम जो थे लोकसभा और राज्यसभा को अडॉप्ट किया गया 1954 में. ठीक, ये भी एक बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि जो लोकसभा की पहली सिटिंग कब हुई थी. हालांकि ईयर सेम है दोनों के, राज्यसभा और लोकसभा की ईयर सेम है 1952. ईयर ही पूछा जाता है, डेट आप याद कर भी सकते हैं और नहीं भी स्किप भी कर सकते हैं, बट ईयर आप याद रखिएगा 1952. अगर डेट की याद करेंगे तो लोकसभा की पहली मीटिंग या पहली सिटिंग, पहली बैठक जो हुई थी वो 17 अप्रैल 1952 को हुई थी. एंड राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी. ठीक है, तो ये है आर्टिकल 79. ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिशन की बात करता है कि पार्लियामेंट में क्या क्या है. प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा. हमने ये देख लिया कि प्रेसिडेंट को राज्यसभा को किन किन नाम से जानते हैं एंड साइमल्टेनियसली लोकसभा को किस नाम से हम लोग जानते हैं. ठीक, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आर्टिकल नंबर 30 अगेन. अब आर्टिकल नंबर 80 बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट. काउंसिल ऑफ स्टेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा. अब राज्यसभा का कैसे क्या कॉम्पोजिशन होता है एंड इसके इलेक्शन वगैरह क्या होते हैं. हालांकि इलेक्शन लोकसभा या राज्यसभा का इलेक्शन का प्रोसीजर या कायदा जो भी है वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है. ठीक है, तो जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स की मैं राज्यसभा के कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो मैक्सिमम इसमें 250 मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते. और प्रेजेंट में देखें तो 245 मेंबर्स हैं. अब 250 के हिसाब से इसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 238 + 12. ठीक है, 238 मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं. अब जल्दी से पहले नॉमिनेटेड देख लेते हैं. इसको इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है और ये टोटल 4 फैक्टर्स के में नॉमिनेट होते हैं, जिससे हम लोग ट्रिक याद कर सकते हैं. इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है ली से लिटरेचर, एस से साइंस, ए से आर्ट और एस से सोशल सर्विसेज. जैसे हाल ही में पीटी ऊषा जी जो हैं वो राज्यसभा की नॉमिनेटेड मेंबर्स के पैनल में एक सदस्य हैं. वो उनको किस ग्राउंड में प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है? सोशल सर्विस के ग्राउंड में. ठीक, क्योंकि उन्होंने इतना नाम अपने भारत का इतना नाम ऊंचा करवाया है, तो एक तरीके से वो एक सोशल सर्विसेज हो गई. ठीक, तो ये 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो 12 हो गए. अब 238 का क्या बनता है? वो इलेक्टेड होते हैं. ठीक है, अब ये जो इलेक्टेड होते हैं वो 28 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज़ से होते हैं. अब किन 2 यूनियन टेरिटरीज़ की बात कर रहा है? दिल्ली और पुडुचेरी की. बाकियों की क्यों नहीं बात कर रहा है? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम है कि उनको ऑलरेडी किसी और स्टेट या यूटी के साथ मर्ज कर दिया गया है. ठीक, तो अब 28 स्टेट्स में कितनी सीट्स हैं? 229 और यूटीज़ में 9 टोटल.
ठीक है। तो ये है इसका जो डिवीज़न हुआ है कि कैसे राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कितने कितने मैक्सिमम होने चाहिए और कैसे उनका डिवीज़न है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। प्रेजेंटली हमने डिस्कस किया था कि 245 मेंबर्स हैं। ठीक है। इसका जो इलेक्शन है, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो इनडायरेक्ट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। हमने सेम यही किस में पढ़ा था, प्रेसिडेंट के में भी पढ़ा था कि ऐसे ही मैनर ऑफ इलेक्शन होता है उनका भी, प्रेसिडेंट का भी। ठीक। एंड एक और चीज़, आप ये किस शेड्यूल में आता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राज्यसभा का जो कॉम्पोजिशन है वो किस शेड्यूल में आता है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 4th शेड्यूल में आता है। ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 81। अब हमने लास्ट में डिस्कस इससे पहले कौन सा आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा के कॉम्पोजिशन का, 81 बात करता है लोकसभा के कॉम्पोजिशन का। ये चूँकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में बना था और ये लोकसभा और राज्यसभा जो टर्म थे वो 1954 के बाद ऐड हुए हैं। ठीक है। इसीलिए हाउस ऑफ पीपल नाम से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है लोकसभा, और उसमें लिखा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसका मतलब है राज्यसभा। ठीक। अब मैक्सिमम जो इसमें लोग हो सकते हैं वो 550 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंट 543 लोग हैं, 543 मेंबर्स हैं अभी लोकसभा में। इसका डिवीज़न किस कैटेगरी में हुआ है, मैक्सिमम 550 हो सकते हैं, इसमें से 530 स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और 20 यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है। अगेन यूनियन टेरिटरीज़ में 2 ही आती हैं, पुडुचेरी एंड दिल्ली। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में ऐसा जो कहा गया है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमने 3 स्टेट्स ले लिए, एक हमारा यूपी हो गया, ठीक, एक वेस्ट बंगाल हो गया एंड एक गोवा हो गया। ठीक है। अब क्या क्या हमने अज्यूम किया कि यूपी की पॉपुलेशन कुछ जो है वो 20 करोड़ है, वेस्ट बंगाल की 10 करोड़ है और गोवा की 1 करोड़ है। ठीक है। अब इस 20 करोड़ में 80 सीटें, मतलब इस 20 करोड़ को रिप्रेजेंट करने वाले 80 मेंबर होंगे, मतलब 80 सीटें यूपी की होंगी। ठीक है। यूपी की 80 सीटें लोकसभा की जो पार्लियामेंट में लोकसभा है उसमें 80 लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक यूपी से 80 लोगों को दिया गया है। ठीक। वहीं अगर वेस्ट बंगाल में 40 हो गए और गोवा में 4 हो गए, इसका क्या ही हुआ। ठीक। तो ये एक तरीके से पैरिटी मेंटेन कर रहा है स्टेट, मतलब जो 20 से रिलेटेड है, मतलब 20 जिस हिसाब से 80 से रिलेटेड है, वही 10 करोड़ में 40 और 1 करोड़ में 4। ठीक है। तो ये एक एजम्पशन है, इसका कोई फैक्चुअल डेटा, ये 20 और 10 और 1 करोड़ जो है वो फैक्चुअल डेटा नहीं, ये सिर्फ एक समझाने के लिए है कि एक पैरिटी मेंटेन करता है स्टेट्स के बीच में। इस आर्टिकल के अंदर ये भी दिया गया है कि पैरिटी एकदम मेंटेन होनी चाहिए, कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसको रिप्रेजेंटेट, जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन भी उसका ज़्यादा ही होगा। बट अगेन क्या होता है कि पर ये भी हो सकता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल केरला में तो कम पॉपुलेशन है बिकॉज़ वो लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा कि उनकी पॉपुलेशन कम है तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी कम है, बट यूपी वालों की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा है तो उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो इस चीज़ का भी अवॉइड करने, इस चीज़ को भी मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए एक आर्टिकल 82 बात करता है री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हर सेंसस के बाद एडजस्टमेंट होता है, मतलब इसमें एक छोटा सा बस एक यही याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक डीएलिमिनेशन कमीशन बनाई गई थी, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि 2000 तक, मतलब 2000 जो साल था, मतलब 2000 तक जितना भी स्टेट्स का पॉपुलेशन है बस उसी हिसाब से सीट्स डिवाइड होंगी। ठीक है। अगर उस समय यूपी में 20 करोड़ है और केरला में 10 करोड़ है तो 20 और 10 करोड़ के हिसाब से यूपी में सीट्स मिलेंगी और केरला में मिलेंगी। ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए 2005 में यूपी की पॉपुलेशन 40 करोड़ हो जाती है तो ऐसा नहीं कि उसकी सीट्स बढ़ जाएंगी, वो रहेंगी वो 20 करोड़ के हिसाब से, क्योंकि सिर्फ 2000 तक। ठीक है। वहीं फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है। उसने बोल दिया कि 2026 तक टिल 2026 तक जितनी भी पॉपुलेशन तक होएगी उसी हिसाब से सीट्स का डिवीज़न होगा। ठीक है। तो ये आर्टिकल 82 कहता है कि रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। वहीं पे आर्टिकल 81 में एक और पॉइंट था कि पहले क्या होता था कि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी लोग प्रेसिडेंट जो है वो सेलेक्ट करते थे, मतलब जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, बट उसको क्या किया, उसको रिमूव कर दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू।
ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल 81 कहता है कि हाउस ऑफ पीपल का कैसे कॉम्पोजिशन है, और हाँ इसका इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन है, उसमें राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे थे। ठीक। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 बात करता है कि ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस राज्यसभा एंड लोकसभा की ड्यूरेशन क्या क्या है, मतलब कब तक जो हाउस की सदस्यता जो है वो मेंटेन रहेगी। सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में क्या कह रहे हैं। राज्यसभा पर्टिकुलर हाउस की कोई ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है। उसको मतलब इसका मतलब ये है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, कभी भी उसका भंग नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है। हाँ, मेंबर्स की जो ये साल है वो 6 ईयर्स है, और 1/4 हिस्सा हर 2 साल में रिटायर हो जाता है, ठीक। मतलब 1/3 जो मेंबर हैं, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हर 2 साल में, ठीक है। अब लोकसभा देखते हैं। लोकसभा में क्या है, इस सदन की जो मतलब सदस्यता है वो 5 साल तक की है। 5 साल में जो होगा वो एक नेक्स्ट लोकसभा के मेंबर्स आएंगे, ठीक है। और अगर मैं एज अ हाउस, ये 5 साल होती है, ठीक। मतलब जो लोकसभा के मेंबर्स की जो सदस्यता है वो 5 साल है, बट हाउस के अगर वो एज अ हाउस में बात करूँ तो उसकी सदस्यता 5 साल ही है, अनलेस उसको डिसॉल्व ना किया जाए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को पूरा डिसॉल्व कर दिया गया था, एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था उनके अगेंस्ट। तो फिर उसके बाद उनकी पूरी पार्टी को, उनकी लोकसभा के उस टाइम जो थी वो पूरी डिसॉल्व हो गई थी। तो बहुत कम दिन में 5 साल के बहुत कम दिन में डिसॉल्व हो गई थी। तो इसीलिए हाउस को डिसॉल्व कर, हाउस की जो ड्यूरेशन है वो 5 साल है, अनटिल उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हाँ, एक और एक्सेप्शन होता है कि इसका जो ड्यूरेशन है, जो भी अगर 5 साल तक के बाद भी एक्सटेंड करा जा सकता है इमरजेंसी के केस में, और 1 साल तक, मतलब मैक्सिमम 1 साल तक इसकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं एक बार में 1 ही साल तक। बट हाँ, अगर मान लीजिए इमरजेंसी हट गई, उसके 6 महीने के तुरंत 6 महीने के अंदर ही अंदर हमें नए इलेक्शंस करा लेने और नई लोकसभा खड़ी कर लेनी है, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राज्यसभा और लोकसभा में इलेक्शन कितने भी बार हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साल में 1 ही बार हो, 2 बार हो, ऐसा नहीं है। कब अगर डिसॉल्व होती जा रही है तो इलेक्शंस भी बार बार होते जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, याद रखिएगा। राज्यसभा एज अ हाउस की कोई ड्यूरेशन नहीं होती। हाँ, मेंबर्स ज़रूर ये है कि हर 6 साल, मतलब 6 साल में रिटायर होते हैं, और हर 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 84 पे। आर्टिकल 84 है वो बात करता है एमपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसकी एज जो होनी चाहिए, अगर वो लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा है तो 30 साल होनी चाहिए, ठीक। और ठीक, तो ये है क्वालिफ़िकेशंस एक एमपी की, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और 25 साल उसकी लोकसभा के मेंबरशिप के लिए एज होनी चाहिए, और राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए 30 साल होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 85, जो बात करता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, और एक टर्म है एडजर्नमेंट। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने सत्र होते हैं अपने पार्लियामेंट में, कितने सत्र होते हैं। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। विंटर सेशन अभी ऐसे फरवरी में आने वाला है, ठीक। बजट, मॉनसून, विंटर, 3 सत्र होते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर, ठीक है, ठीक। अब इस सेशन को बुलाता कौन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन बुलाता है, कौन समन करता है। तो सेशन को समन करने वाला प्रेसिडेंट होता है, ठीक। 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर, ओके। अब हम लोग इन टर्म्स को देख लेते हैं कि एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो एडजर्नमेंट कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। मतलब लोकसभा में अगर एडजर्नमेंट करना है तो कौन करेगा, स्पीकर करेगा, ठीक। तो स्पीकर, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का। तो एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर मीटिंग को, अगर कोई सिटिंग या बैठक हुई है उस दिन की भंग कर देता है, उस दिन ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो इसी के साथ एक और टर्म होता है एडजर्नमेंट साइने डीए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे इसमें पर्टिकुलरली एडजर्नमेंट में क्या होता है कि मीटिंग भंग, जैसे आज कुछ हो गया तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अब आज कैंसिल करते हैं, कल मिलते हैं। पर एडजर्नमेंट साइने डीए में क्या होता है,
भंग कर देगा पर बताएगा नहीं कि अब नेक्स्ट कब मिलेंगे। ठीक, तो ये बस छोटा सा डिफरेंस होता है, याद रखिएगा कि एडजर्नमेंट के केस में क्या होता है कि मीटिंग और सिटिंग उस पर्टिकुलर मीटिंग उस डे का एंड हो जाता है ज़रूरी। ठीक, प्रोरोगेशन क्या होता है, सबसे पहले तो इसको प्रेसिडेंट करते हैं, ये हक प्रेसिडेंट के पास है और इसमें पूरा सेशन ही ख़त्म हो जाता है। जैसे बजट सेशन, मान लीजिए कोई सेशन चल रहा है और ऐसा कुछ समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, तो पूरा अगर प्रेसिडेंट ने प्रोरोगेशन लगा दिया तो पूरा सत्र, अगर बजट सेशन, पूरा बजट सेशन बंद ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब वहीं एक और टर्म होता है डिसोल्यूशन का, ये भी प्रेसिडेंट करता है। अब डिसोल्यूशन में क्या होता है कि ये पूरी पूरी लोकसभा की लाइफ को ख़त्म कर देता है, मतलब डिसॉल्व कर देगा लोकसभा को। जैसे अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो एक तरीके से प्रेसिडेंट पूरी लोकसभा को ही डिसॉल्व कर देता है कि अब बस ख़त्म, अब तुम नई पार्टी, नई मेंबर्स बनेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ और टर्म्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर क्या होता है। क्वेश्चन आवर मतलब होता है कि हर मीटिंग का पहला 1 घंटा जिसमें लोग आपस में मतलब क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछते हैं। अब क्वेश्चंस 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट मतलब होता है ओरल क्वेश्चंस, नॉर्मली मतलब विथ ओरल क्वेश्चन पूछ लिया। अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, मतलब ये अगर मान लीजिए हमें किसी मंत्री पे कुछ संगीन आरोप लगाने हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछने भी हैं, क्वेश्चन पूछ के आरोप लगाने, तो 10 दिन का पहले उसे नोटिस दे देना होता है कि हम तुमसे सो एंड सो क्वेश्चन पूछने वाले हैं इस सेशन में, इस सो एंड सो सेशन में, इस मीटिंग में, ताकि वो भी अपने तर्कों से प्रिपेयर्ड होकर आए। क्योंकि वहाँ पे एक्सटेम्परी नहीं चलता है ऐसी चीज़ों में कि एक्सटेम्परी चल रहा है कि चलो मैंने तुम पे आरोप लगाया अब तुम बोलो, तो वो भी अच्छे से प्रिपेयर होकर आएंगे, अपने तर्क वितर्क रखेंगे, तभी तो मज़ा आती है सेशंस में। ठीक, तो क्वेश्चन आर ये होता है कि 11 बजे से, सुबह के 11 से दोपहर के 12 बजे तक 1 घंटे का होता है। और इसमें लोग मतलब ये सब डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ठीक है, एंड 0 आवर इसके जस्ट बाद होता है, क्वेश्चन आवर के बाद, जिसमें एक मीटिंग का या सेशन का एजेंडा डिस्कस किया जाता है कि हम क्यों मीटिंग रखें, इसका एजेंडा क्या है, इसकी ड्रॉबैक्स क्या है, कम बैक क्या है, मतलब ये सब चीज़ें डिस्कस वगैरह होती हैं। फिर उसके बाद ख़त्म, फिर सब घर जाते खाते पीते हैं। ठीक, तो ये था आर्टिकल 85, जिसमें पार्लियामेंट के सत्रों की बात की गई है, प्रोरोगेशन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, इन सब की बात की। सेशन को बुलाता प्रेसिडेंट है, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन का काम प्रेसिडेंट करता है, बस एडजर्नमेंट जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस करता है। ठीक, आर्टिकल 86 क्या कहता है? ये कहता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। इसका मतलब प्रेसिडेंट के जो को हक मिला है कि वो अगर उसे कुछ हाउस को, सदन को कुछ मैसेजेस या कुछ एड्रेस वगैरह करना है तो वो आराम से कर सकता है। ठीक, अब 86 तो ये बताता है। 87 एक स्पेशल एड्रेस बताता है जो प्रेसिडेंट देता है। 87 इसका मतलब है मोशन ऑफ थैंक्स, मतलब जैसे कोई भी सेशन स्टार्ट होने से पहले या किसी भी जनरल इलेक्शन से पहले या उसके बाद, आफ्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करता है या बोलते, मतलब जैसे मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ इस साल 2024 में इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद नई सरकार बनने से पहले प्रेसिडेंट जो है वो एक एड्रेस देगा कि हाँ मतलब ये अच्छा, ये हुआ वो हुआ, मतलब एक प्रॉपर एक फॉर्मल एड्रेस देगा। ठीक, वो एड्रेस जो है वो एड्रेस, जो भी एड्रेस देगा वो दोनों हाउसेस में पास किया जाएगा कि मतलब प्रेसिडेंट ये बोलने वाले हैं। जब दोनों हाउस अप्रूव कर देंगे तब जाके वो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं वो। ठीक, तो कब वो या मतलब किसी भी नए सेशन के शुरुआत से पहले या किसी भी जनरल इलेक्शन के बाद या किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जब सेशन होता है उसके स्टार्ट से पहले जो प्रेसिडेंट होता है वो संबोधित करता है सदन को, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिवली एड्रेस करना। ठीक, तो 87 में ये है। ओके, अब नेक्स्ट है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 क्या कहता है कि राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल विथ रिस्पेक्ट एज रिस्पेक्ट्स हाउस, मतलब मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के क्या राइट्स हैं अपने ही सदन में। मतलब अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर लोकसभा का है तो वो जाके राज्यसभा की वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए वो राज्यसभा का है तो वो लोकसभा की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
ठीक। तो मतलब जिस इसका मतलब एक क्रिस्प मतलब यही है कि वो जिस हाउस का मेंबर है सिर्फ वहीं ही वोट कर सकता है। ठीक है, अगर लोकसभा का है तो वो लोकसभा के ही वोट कर सकता है। हाँ, बोलने का हक है उसको, बोल सकता है, बट वोट सिर्फ वो अपने अपने ही हाउस में कर सकता है अगर वो जिस हाउस का मेंबर है। ठीक। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो सबसे इनके केस में क्या होता है, ये किसी भी हाउस के मेंबर, ना तो ये राज्यसभा के हैं ना तो लोकसभा के हैं, तो उनके पास राइट टू वोट नहीं है कि वो, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका मतलब ड्रॉ के टाइम पे इनको बोल दिया जाएगा चलिए चलिए आप वोट कर दे, ऐसा नहीं। इनके पास कोई राइट, इनको पास कोई हक नहीं है वोट करने का। ठीक। हाँ, बट ये ज़रूर है कि अपनी ये राय ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ पद है, तो हाँ ये अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 बात करता है चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। जहाँ जहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट आ रहा है मतलब राज्यसभा। अब राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, हमें पहले पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक। इसमें लिखा है, अब इसी के अंदर ही लिखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ठीक। डेप्यूटी चेयरमैन हाउस के द्वारा ही, हाउस के मेंबर्स ही इलेक्ट करेंगे। हाँ, सबसे पहली बात, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, किसी भी सदन, किसी ना राज्यसभा का होता है ना लोकसभा का होता है, बट डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है। ठीक। ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 बात करता है वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक। अब कब इसकी पोस्ट, जो डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट कब वैकेट होगी, या तो जब वो राज्यसभा का मेंबर ना हो। ठीक है, अगर मान लीजिए उसने अपनी मेंबरशिप खो दी या उसने मेंबरशिप कभी ली नहीं, तब वो उसको वैकेट करना पड़ेगा अपनी, मतलब तब उसकी जो पोस्ट है, जो डेप्यूटी चेयरमैन की जो पोस्ट है वो वैकेट हो जाएगी। रेजिग्नेशन, अगर उसको मन किया उसको रिज़ाइन करना तो किसको देगा, तो वो चेयरमैन को देगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा अपना रेजिग्नेशन। उसका रिमूवल कैसे किया जाए, रिमूवल जैसे हम लोग ने वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल किया था इफेक्टिव मेजॉरिटी के तौर पे, कि मतलब राज्यसभा में जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी मेजॉरिटी ली जाएगी, अगर मेजॉरिटी बोलती है हाँ कर देना चाहिए इनको रिमूव, तो कर दिया जाएगा। ठीक। तो ये है। अब रिमूवल से पहले, इनको रिमूवल के नोटिस से पहले इनको 14 दिन की नोटिस दी जाएगी कि हाँ मतलब तैयार रहिए, आपका रिमूवल होने वाला है, आप क्या मतलब आप अपना पक्ष रखने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक। तो ये आर्टिकल 90 ये बात करता है वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। आर्टिकल 91 बात करेगा पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो जो इसमें तो ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक चीज़ देख लीजिए, जो चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन है, अगर मान लीजिए ये एब्सेंट होते हैं, मतलब मान लीजिए कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं, या कहीं मतलब पार्टी में चले गए या बुखार आ गया, कुछ भी हो गया इनको, तब ये अगर एब्सेंट होते हैं तब क्या होता है कि 10 मेंबर का एक पैनल बना जाता है। उस मेंबर मान ली, ठीक है, उस मेंबर का कोई भी अगर इनके जो काम को कौन करेगा, इनके ड्यूटी को कौन करेगा, उनकी ड्यूटी करने वाला इन 10 मेंबर में से कोई एक होगा। और ठीक, वापस में से डिस्कस करेंगे, कोई एक मेंबर स्टार्ट होगा कि हाँ चलिए आप कर लीजिए इनके काम। ठीक। अगर इनकी पोस्ट वेकेंट होती है, ठीक है, वेकेंट कब होगी, जब ये रिज़ाइन कर देंगे या जब इनका रिमूवल हो जाएगा, उस टाइम पे तो ये एक तरीके से वेकेंट हुई ना, तब इनमें से कोई मेंबर नहीं आएगा, तब फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी को भी इस पोस्ट के लिए। ठीक है। एब्सेंट होने पे तो 10 मेंबर का पैनल से एक मेंबर आके उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर देगा, बट अगर वेकेंट सीट है उनकी तब फिर कोई मेंबर नहीं आने वाला, तब फिर क्या करेगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट किसी को भी कर देगा अपने हिसाब से कि भाई तुम एक काम करो, कुछ समय के लिए, जब तक इनका चुनाव नहीं हो पा रहा है तब तक तुम इनकी ड्यूटीज़ फॉलो कर लो। ठीक है। यही सेम चीज़ जो होती है ना वो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के भी केस में होती है, जो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक। हाँ, ये आर्टिकल 92 क्या कहता है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू रिजाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि चेयरमैन अगर मान लीजिए चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है,
मतलब उनका रिमूवल कंसिडर किया जा रहा है, उनको हटाने की बात हो रही है, तब उस समय पे वो किसी भी मतलब कोई भी काम, ऐसा नहीं कि वो एक राज्यसभा को प्रिसाइड करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल 92 में लिखा हुआ है। जब उनके रिमूवल की बात चल रही हो सिर्फ, तब भी वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, राज्यसभा को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए वोटिंग ना दो तरीके की होती है। एक तो एट फर्स्ट इंस्टेंस मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी मिल गई, जैसे मान लीजिए कोई दो पार्टी के बीच में इलेक्शन हुआ और ए और बी पार्टी में ए को 60 मिल गया, बी को 40 मिल गया, साफ पता चल गया कि 60 जीत गया, मतलब ए जीत गया, बस बात ख़त्म। वोटिंग, पहली वोटिंग इस तरह की होती है जो नॉर्मली हम लोग लोकसभा इलेक्शंस में होती है। दूसरी तरह की वोटिंग होती है टाई के समय। मान लीजिए ए को भी 50 मिले, बी को भी 50 मिले, अब टाई हो गया, तब एक खेल आता है कास्टिंग वोट का। अब कौन वोट कास्ट कर सकता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी डेप्यूटी चेयरमैन। जो चेयरमैन क्यों नहीं वोटिंग कर सकता? क्योंकि वो तो किसी हाउस का मेंबर ही नहीं होता है ना। पहले हम लोग ने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट तो किसी हाउस का मेंबर नहीं होता, बट डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा का मेंबर होता है। पर जब वो कोई भी बंदा किसी हाउस का मेंबर नहीं है तो वो कैसे वोट कर सकता है? बट डेप्यूटी चेयरमैन जरूर कास्ट कर सकता है अपने वोट को, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर वो है। ठीक, तो उस समय वो कास्टिंग वोट आता है पिक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 93 है, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 93 बात करता है स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ, लोकसभा का स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। ठीक, अब हम लोग ने आर्टिकल 91 में देखा था, हाँ आर्टिकल 91 में देखा था कि डेप्यूटी चेयरमैन की पावर क्या होती है, वही से। ठीक, उससे पहले हम लोग ने 90 में देखा था कि वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डीसी। अब सेम जो है 94 में आप देखेंगे डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का वैकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल। ठीक, इसका ये वैकेट कैसे करेगा? नॉट ए मेंबर ऑफ अगर ये लोकसभा की सदस्यता, मतलब इसके यहाँ से सदस्यता चली जाती है। उधर क्यों वैकेशन होता था? क्योंकि राज्यसभा की सदस्यता चली गई। रेजिग्नेशन क्या है कि स्पीकर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को देगा और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देगा, सेम जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन को देता है और चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा। ठीक, सेम इसमें जैसे रेजिग्नेशन जो है वो चेयरमैन को लिख के डेप्यूटी चेयरमैन रिज़ाइन कर देगा। ठीक, रिमूवल कैसे होगा? इनका भी रिमूवल इफेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू ही होगा। लोकसभा में एक मेजॉरिटी बिठा ली जाएगी, अगर मेजॉरिटी कहेगा कि इनको रिमूव करना चाहिए तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। हर जगह 14 दिन का नोटिस पीरियड, किसी भी रिमूवल प्रोसेस के लिए 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 94। अब आर्टिकल 95 बात करता है पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द, इस ऑफिस को, इस पोस्ट की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। हाँ, अब जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया था चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के केस में, वैसे सेम यहाँ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अगर एब्सेंट है तब एक पैनल, इनकी जो वाइस चेयरपर्सन की पैनल में से एक मेंबर आएगा और इनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। बट अगर उनकी जो पोजीशन है वो वैकेट की जाती है, खाली है, तब प्रेसिडेंट किसी एक बंदे को अपॉइंट कर देगा कि तुम एक काम करो, इनकी ड्यूटीज़ कुछ क्षण के लिए कर लो। ठीक, हाँ एक और चीज़ है कि ये जो चूँकि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के मेंबर होते हैं, इसलिए इनके लिए स्पेसिफिकली कोई ओथ नहीं इनको दिलाई जाती है, क्योंकि ऑलरेडी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की ओथ जब दिलाया जाता है, जब प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो इनकी ओथ दिलाता है, तभी इनकी भी ओथ हो जाती है। ठीक, अब क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर इलेक्शन नहीं होता, वो तो मेजॉरिटी जो रूलिंग पार्टी होती है उनको बोला जाता है कि अब एक काम करो, अब अपने स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को चुन लो, तब वो लोग चुन लेते हैं। जैसे ओम बिरला जी हैं जो बीजेपी के हैं, ठीक है, तो उनको एक तरीके से चुना गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, उनको चुना गया कि वो अब स्पीकर है, करंट स्पीकर तो वही है लोकसभा के। ठीक, अब आर्टिकल 96 क्या कहता है? वो बात करता है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर डू नॉट प्रिसाइड, सेम यही है कि अगर इनके रिमूवल के प्रोसेस में है तो ये अपनी कोई ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर इनका रिमूवल चल रहा है कि इनकी बात चल रही है कि चलो इनको रिमूव किया जाएगा, तब ये अपनी कोई भी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आर्टिकल 97 क्या कहता है? सैलरीज एंड अलाउंसेस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अलाउंसेस, सैलरी डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर की। 98 एक टर्म है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट का सेक्रेटरीट, जैसे जो IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो पार्लियामेंट के सेक्रेटरी बनते हैं, एंड ये बेसिकली इनका काम डिसीजन या सलाह मशवरा कर देना होता है, सो इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 99।
आर्टिकल 99 बात करता है मेंबर्स पर पार्लियामेंट की ओथ कौन दिलाता, ओथ के बारे में। उसको दिलाता कौन है? हालांकि प्रेसिडेंट ही करता है, बट प्रेसिडेंट के पास इतना समय नहीं होता है कि इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ओथ दिलाए। तो वो एक काम करता है, वो उसकी जगह एक प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट कर देता है, मतलब टेम्परेरली एक स्पीकर, प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट कर देते हैं, जो जिनका काम बस एक ही होता है कि ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ठीक, ओके। आर्टिकल 100 वोटिंग की बात करता है। पार्लियामेंट के लोकसभा में क्या कैसे वोटिंग होती है, वो सिंपल यही सबसे पहले, जैसे हम लोग ने पहले भी डिस्कस की, वोटिंग 2 तरह की होती है। अब इसमें जैसे सब क्लॉज 1 बात करता है एट फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब जैसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी चलेगा, ए को मिले 60, बी को मिले 40, तो 60 जीत गया, ए जीत गया, बात ख़त्म। सेकेंड होता है, मान लीजिए टाई हो गया, 50-50 हो गया, तब कास्टिंग, वोट को कास्ट किया जाता है। तब पिक्चर में कौन आता है? डिप्यूटी चेयरमैन। ऐसे लोग आते हैं जो मतलब जो डायरेक्टली वोटिंग में, सिर्फ कास्टिंग में इनकी वोटिंग इनकी वोट कर सकते हैं। स्पीकर हो गया, डेप्यूटी स्पीकर हो गए, या डेप्यूटी चेयरमैन हो गए, ये सब पार्ट लेते हैं वोट कास्ट करने में। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्ड, 100 आर्टिकल का सब क्लॉज 3 जो कोरम की बात करता है। व्हाट इज़ कोरम? कोरम होता है कि मिनिमम नंबर, मतलब मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, मतलब मिनिमम मेंबर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी सदन में आने से, किसी सदन की मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने होने, वो 1/10 ऑफ द मेंबर्स। अगर मान लीजिए लोकसभा में टोटल 500 मेंबर्स हैं, तो 1/10 ऑफ 500 कितना हुआ? 50 मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए, मीटिंग तभी स्टार्ट होएगी, अन्यथा नहीं होएगी। ठीक, अगर मान लीजिए कोरम नहीं होती है, मान लीजिए मिनिमम मेंबर्स ये जो 1/10 फॉलो नहीं कर पाते हैं, तब ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर्टिकुलर हाउस का है, मतलब अगर राज्यसभा का है तो चेयरमैन यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी, अगर लोकसभा में है तो हमारे स्पीकर जी जो है वो मीटिंग को सस्पेंड कर देंगे। तो मतलब 1/10 ऑफ द मेंबर्स का प्रेजेंट होना अनिवार्य है, अन्यथा वो मीटिंग सस्पेंड कर दी जाएगी बाय रिस्पेक्टिव हाउसेस चेयरमैन। ठीक है, सो ये थे आर्टिकल 79 से लेकर 100 तक का पार्लियामेंट का। अब नेक्स्ट जो है 101 से, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर और रिविजन पसंद आया हो, एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू एंड टेक केयर।